हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज हम इंग्लिश की जनरल इंट्रोडक्शन करना चाहेंगे कॉम्पिटिशन क्लासेस के लिए। और क्लासेस अपनी 8 से लगा के 11th क्लास के लिए, या फिर जनरल आप टेंसेस के बारे में या ग्रामर के बारे में आपको फर्स्ट स्टेप पढ़ने के लिए आप जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जिस टॉपिक की ज़रूरत पड़ेगी पढ़ने के लिए, और जहाँ से आप अपने इंग्लिश को बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए जो आप फर्स्ट टॉपिक पढ़ोगे, उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड टेंस। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट चैप्टर। ये सभी क्लासेस के लिए भी है। आप 8th क्लास से लगाकर 11th क्लास तक के हमने सिलेबस का भी टॉपिक है, और जनरल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जिस किसी को भी इंग्लिश पढ़ने के लिए या इंग्लिश सीखने की रिक्वायरमेंट है, जिसको लगता है मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, उन सब के लिए, तो किसी भी उम्र के वो हो, ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर होगा, जिसमें आप टेंसेस का जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, अपने टॉपिक का नाम है टाइम एंड टेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर टाइम एंड टेंस। यहाँ पर मैंने आपके सामने दो कॉन्सेप्ट लिखे हैं, टाइम एंड टेंस। ग्रामेटिकली टाइम को ही टेंस कहा जाता है। टाइम मीन्स, अगर आप समझे तो हर एक्टिविटी के घटने का एक टाइम होता है, जो बहुत ही विस्तृत कॉन्सेप्ट है। एंड टेंस इसका ही ग्रामेटिकल नाम है, या यूं कहे कि समय को ही, यानी कि टाइम को ही ग्रामर की लैंग्वेज में टेंस कहा जाता है। समय को स्टडी करने के लिए कि आप किसी भी सेंटेंस को, अगर आपके दिमाग में कोई सेंटेंस आ रहा है और आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको जो रूल्स प्रिंसिपल्स पढ़ने पड़ेंगे, वो हम टेंस नाम के टॉपिक में डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके, अब हम आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे कि व्हाट इज टाइम एंड व्हाट इज टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम आपको सबको पता ही है। टेंस की अगर जहाँ तक बात है और आप उसको डिफाइन करेंगे, मैं आपको ऑरली इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, क्योंकि रिटर्न लिखने की जरूरत है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके सुन सकते हैं। तो टेंस की डेफिनेशन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप ऑलरेडी इसको सुनिए ध्यान से कि व्हाट इज टेंस। डियर स्टूडेंट्स, हर समय पर कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, या जो भी एक्टिविटी होती है उसका कोई ना कोई टाइम जरूर होता है। उदाहरण के तौर पे, जैसे मैंने सुबह कुछ काम किया, या मैं अभी कोई काम कर रहा हूँ, या उसी काम को फ्यूचर में करूँगा, तो एज आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी एक्टिविटी हो, वो 3 टाइम की हैपनिंग पे होती है, या उसकी हैपनिंग की 3 टाइम्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा, तो वो हो गया पास्ट टेंस। अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो वो हो गया प्रेजेंट टेंस। और मैं शाम को बच्चों को ट्यूशन में पढ़ाऊंगा, दैट मीन्स वो हो गया फ्यूचर टेंस। यहाँ पर 3 एक्टिविटी थी और तीनों का मैंने टाइम निर्धारित किया, टेंस निर्धारित किया, हमने टेंस को डिटरमाइन किया है। जो काम पास्ट में हो चुका है वो आता है पास्ट टेंस में, जो प्रेजेंट में चल रहा है दैट इज कॉल्ड इन प्रेजेंट टेंस, एंड जो फ्यूचर में होगा वो फ्यूचर टेंस। कहने का मतलब हो गया, हम टेंस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास में एक अच्छा सा जो कॉन्सेप्ट वो है कि एक्टिविटी को इंग्लिश में कहा जाता है वर्ब। हिंदी में अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो इसको कहते हैं क्रिया, या फिर कार्य, या काम। यानी कि हर वक्त कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी हैपन होती रहती है। अब हम उसको खुद पढ़ लें, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी काम किस किस टाइम पे होता है। यूजुअली मैं आपको बताया था कि कोई भी काम जो एक्टिविटी होती है वो हमेशा 3 टाइम पे होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। अब वर्ब जो होती है, जो जो टाइम पे एक्टिविटी होती जाएगी, वर्ब अपने आप को उन रूप में, अपने फॉर्म को, अपने रूप को बदलती जाएगी। सिंपल सी बात है कि वर्ब का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में बदलना ही टेंस कहलाता है। वेरी सिंपल, एक बार फिर इसको आप ध्यान से सुनिए और अंडरस्टैंड कीजिए कि किसी भी एक्टिविटी को, यानी कि किसी भी एक्टिविटी को हम कुछ करते हैं, तो दैट मींस दैट इज कॉल्ड वर्ब। इसको क्रिया या हमारा कर्म कहा जाता है, दैट वी आर गोइंग टू डू, कुछ जो कर रहे हैं उसको हम जब 3 टाइम में डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली हमारी वर्ब जो है वो 3 फॉर्मेट में डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस होना ही दरअसल टेंस कहलाता है।
या हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देंगे तो होगी टेंस इज अ कॉन्सेप्ट इन विच दैट वर्ब इज डिफाइंड इटसेल्फ इनटू बेसिक थ्री टाइप्स, यानी कि वर्ब जो होगी वो तीन टाइप्स में उनको डिवाइड करेंगे। यानी वर्ब जो होगी वो तीन कारण होगी। वर्ब का अलग अलग समय पर खुद को बदलना ही टेंस कहलाता है। और उसके लिए मैं आपको बताया था थ्री टाइप्स हैं वर्ब्स के, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सिंपली सी बात है, ये मैंने आपको ऑरली इसका डेफिनेशन बताया, आप इसको ध्यान से सुने और रिपीट करें और खुद इसको अंडरस्टैंड करें। अब हमारा जो टॉपिक आता है टेंस, और टेंस का मेजर कैटेगराइजेशन, यानी कि टेंस के मेजर पार्ट्स कितने हैं। तो मैं टेंस को अगर हम एज यूजुअल, आपको भी पता होगा छोटे से क्लासेस में आपने इसको स्टडी किया है, तो टेंस को हम तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इसका पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, एंड द सेकंड वन यानी कि दूसरा इसका पार्ट है वो कहलाता है पास्ट टेंस, और थर्ड वन और इसका लास्ट पार्ट है उसको कहते हैं फ्यूचर टेंस। These are three major parts of tense. Present means जो कार्य अभी हो रहा है, the activity that is happening at the time of speaking, that is called present. Past, that means the activity that happened, जो हो चुकी है, and the last one is the activity that will happen in future, जो future में होगी उसको हम इस कैटेगरी में रखेंगे, इस टेंस में रखेंगे। टेंस के मेरे पार्ट में आपको बता दिए, ये तीन होते हैं इसके मेजर पार्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हमने टेंस को तीन मेजर पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यहाँ तक तो हमने सिर्फ इसके टाइटल अंडरस्टैंड किए हैं। अब प्रत्येक जो टेंस है, यानी कि हमारा प्रत्येक जो तीनों टेंस है उनका हर एक पार्ट जो है वो कितने भागों में डिवाइड होता है, चार पार्ट्स में। यानी कि इसके प्रत्येक टेंस के जो पार्ट्स होते हैं, जिनको सब पार्ट्स कहा जाता है, उपभाग कहे जाते हैं, वो चार पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो आप देखिए। अगर मैं नंबर वन पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल। सिंपल का दूसरा सिनोनिम, या अगर सिंपल किसी को दूसरा नाम अगर आपको पूछ ले, नाम जैसे पूछा नहीं जाता बट फिर भी आपको जनरल इंफॉर्मेशन की होनी चाहिए। सिंपल का दूसरा नाम होता है इनडेफिनिट, या सिंपल को ही आप इनडेफिनिट कह सकते हैं। स्पेलिंग का ध्यान रखें, अगर आप मेरे स्टूडेंट है तो स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन में और रिटन में कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक भी लेटर अगर इधर से उधर हो जाता है तो स्पेलिंग के मीनिंग्स यानी कि आप चेंज हो जाते हैं। द सेकंड वन इज सिंपल के अगला जो होता है उसको कहते हैं कंटीन्यूअस। पहले CONTINUOUS। कंटिन्यूस का भी एक दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव, PROGRESSIVE, प्रोग्रेसिव। एंड थर्ड वन इज परफेक्ट, एंड लास्ट वन इज यानी अंतिम प्रेजेंट का लास्ट पार्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के चार सब पार्ट्स बताए। सुनिए ध्यान से। प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट सिंपल टेंस। सिंपल को इंडेफिनिट भी कहते हैं, दूसरा जो होता है उसको कंटीन्यूअस कहते हैं या उसको प्रोग्रेसिव कह सकते हैं, तीसरा जो होता है उसको परफेक्ट कहते हैं या परफेक्ट कंटीन्यूअस कहा जाता है। इनके पहला जो टेंस है उसके दो सिनोनिम्स हैं, इंग्लिश टेंस के दो नाम होते हैं, दूसरे के भी दो नाम होते हैं। पहले बार की कंटीन्यूअस मिस और प्रोग्रेसिव आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। कंटीन्यूअस एंड प्रोग्रेसिव दोनों सेम ही होते हैं। लास्ट होता है थर्ड वन होता है वो परफेक्ट है, और लास्ट है वो परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये दोनों सिनोनिम नहीं है, दोनों ही इसमें इंक्लूड है। अब प्रेजेंट टेंस को हमने क्लासिफाई कर दिया चार पार्ट्स में, चार उपभागों में, चार सब पार्ट्स में। जो पास्ट है, जहां पर नाम प्रेजेंट आया है उसमें पास्ट है तो सब पार्ट सेम ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट होता है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो सिंपली सी बात है पास्ट का फर्स्ट हो जाएगा पास्ट सिंपल, एंड सेकंड वन हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस, थर्ड वन हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, एंड लास्ट वन यानी कि डी हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सेम प्रोसीजर इधर भी अप्लाई होती है।
इसको भी आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गए तीनों टेंसेस के 4 उपभाग, सब पार्ट्स। कहने का मतलब है हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि टेंस अंडरस्टैंड करने के लिए हमें टेंस के 12 कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना होता है, यानी कि हम 12 पार्ट्स को ध्यान में रख करके इसको स्टडी करेंगे। प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट्स, तीनों टेंस के 12, यानी कि अब हमारे पास हम सिस्टमैटिकली एक एक टेंस को डिफाइन करेंगे। जनरल इंफॉर्मेशन की बात, अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस की, तो देखिए पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनिट। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, यानी कि वर्तमान में इस टेंस को 4 बातें इसकी हमें ध्यान में रखनी, यानी कि जो आपका टेंस है प्रेजेंट में कार्य 4 तरीके से होता है। प्रेजेंट का मतलब हुआ कि कार्य वर्तमान में तो है, वर्तमान में कार्य, जिसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो एक ही टाइप का है। प्रेजेंट में एक्टिविटी है लेकिन वो है 4 टाइप्स में। उदाहरण के तौर पे फर्स्ट पार्ट है अपना प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जांपल, जैसे आई रीड ए न्यूज़पेपर, आई रीड ए बुक, आई प्ले क्रिकेट, इस तरीके से एक्टिविटी होती है। हिंदी में अगर यूं कहे कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, दैट मीन्स जरूरी नहीं है कि बोलता हूँ तो आपका कार्य जारी हो। दैट मीन्स ये नहीं कि जो आप बोल रहे हैं उस समय भी ये एक्टिविटी हो रही हो, बट स्टिल, लेकिन फिर भी ये एक्टिविटी जो मैंने अभी कही है, जैसे हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हैं, ये प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट होगा और कार्य जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। सेकंड वन जिसका नाम है कंटिन्यूअस, अगर उसको हम ध्यान में रखें कि क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए स्टूडेंट्स वेरी सिंपल से आप बात ध्यान में रखें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मींस द एक्टिविटी दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब जो कार्य आपके बोलते वक्त भी जारी हो उसको कंटिन्यूअस में कैटेगराइज किया जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं एग्जांपल बोलता हूँ, जैसे मैं अभी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ दैट मीन्स पढ़ाने का कार्य मैं बोल भी रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, दैट मीन्स ये एक्टिविटी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जारी है, यानी मेरे बोलते वक्त जारी है। सिंपल सी बात है, प्रेजेंट में वर्तमान में कार्य है। दूसरा टाइप है थर्ड वन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब क्या? एज यू नो दैट परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। अब जैसे मैंने कहा कि आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, कि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, मैंने नाश्ता कर लिया है, तो अगर आप इस सेंटेंस को एनालाइज करेंगे, इस वाक्य का विश्लेषण करेंगे, तो आपने देखा कि हमने नाश्ता तो कर लिया है, तो ये तो फिर पास्ट में होना चाहिए, फिर प्रेजेंट में इसको क्यों रखा है? तो इसका आंसर ये है कि मैंने नाश्ता कर लिया, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट मींस मैंने नाश्ता कर लिया है, लेकिन वो एक्टिविटी का इंप्रेशन, उस कार्य का असर अभी भी प्रेजेंट में पड़ रहा है, यानी कि आपको और नाश्ता करने की और कुछ खाने की जरूरत नहीं है। वेरी सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ब्रेकफास्ट किया तो मैंने 2 घंटे पहले था, लेकिन उसका असर ये है, उसका रिजल्ट ये है कि मुझे अभी ब्रेकफास्ट करने की जरूरत नहीं है। वेरी सिंपल। द लास्ट वन, प्रेजेंट का लास्ट पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, यानी कि परफेक्ट क्यों? अभी हमने थर्ड कॉन्सेप्ट में ये देखा था कि परफेक्ट का मतलब होता है जो कार्य पास्ट में हुआ, स्टार्ट पास्ट में हुआ, या तो उसका असर अभी पड़ रहा है, या फिर पर कंटिन्यूअस नाम साथ में जोड़ने से आपको कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट कहता है कि कार्य आपका जारी है, लगातार वो चल रहा है आपके बोलते वक्त भी। वेरी सिंपल, परफेक्ट कंटिन्यूअस मींस कार्य पास्ट में शुरू हुआ बट स्टिल वो कार्य अभी भी चल रहा है, तो इस वजह से वो हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल सी बात है, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2010, मैं 2010 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, दैट मींस 2010 पास्ट में, 2010 पास्ट में, अब 2020 से 10 साल हो गए, लेकिन मैंने जो एक्टिविटी शुरू की थी 2010 में वो अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन पास्ट में मैं शुरू किया था लेकिन वो एक्टिविटी अभी भी कंटिन्यू है। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, कार्य पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी जुड़ा हुआ है, दैट मींस ये टेंस पास्ट को और प्रेजेंट को दोनों को कनेक्ट कर रहा है। परफेक्ट का काम है इससे ऊपर वाले का कि पास्ट में
हुआ था, लेकिन उसका इंप्रेशन अभी भी असर अभी पड़ रहा है, तो ये भी थोड़ा पास्ट और प्रेजेंट दोनों को जोड़ रहा है। कंटिन्यूस का काम अभी भी कंटिन्यू यानी कि जारी है, और सिंपल का मतलब जो यूजुअली काम होते हैं, जो काम रोज होते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आता है, प्रेजेंट इनडेफिनिट में आता है। इनडेफिनिट नाम इसलिए है क्योंकि इनका कार्य करने का कोई टाइम नहीं होता। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ तो आपको ये सेंटेंस पढ़ने से ये नहीं पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, अंग्रेजी मैंने अभी पढ़ी है या पढ़ता हूँ या मेरी क्या रेगुलर एक्टिविटी है। टेंस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। प्रेजेंट को जैसे हमने 4 पार्ट्स में, जो मेन जो इसके टाइटल हैं, जो चारों टेंसेस के, वो पास्ट में आते हैं और वो फ्यूचर में आते हैं। अब अगर हम बात करें तो हम अगर टेंस को डिटेल में स्टडी करेंगे तो मैंने आपको बता दिया कितने कॉन्सेप्ट होंगे, 12 है, यानी कि 3 × 4 = 12 है। यानी कि अब अपने पास में टेंस को पढ़ने के लिए हमारे पास में 12 कॉन्सेप्ट है, और उसमें फर्स्ट वन जो यानी कि पहला जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अब अपना टाइटल चेंज हो जाएगा। अब प्रेजेंट टेंस का यानी कि टेंस के मेजर पार्ट, फर्स्ट टेंस, प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट, प्रेजेंट टेंस अब हम स्टडी कर रहे हैं। अभी आपको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट टेंस को आप स्टडी करने जा रहे हैं। प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में, मैंने आपको बताया था वर्तमान में भी कार्य 4 तरीके से खुद को व्यक्त करता है, यानी हर वो कार्य जिसका प्रेजेंट से संबंध हो वो 4 प्रकार का होता है। अब हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो उसका फर्स्ट पार्ट, उसका पहला पार्ट जो होगा उसका नाम मैंने आपको अभी अगर अपना ध्यान दिया होगा तो वो बनता है, फर्स्ट पार्ट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा नाम आपको याद भी होगा, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, टेंस को स्टडी करने के लिए, इसको समझने के लिए आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि आपको इसके बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। सामान्य जानकारी क्या है? जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस को 2 लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, क्योंकि हम हिंदी स्पीकर्स हैं, हिंदी बोलने वाले हैं, तो कुछ बच्चों को यह पढ़ाया जाता है कि इसमें जो सेंटेंसेस होते हैं हिंदी के वाक्य, उसमें पहचान बताई जाती है, आइडेंटिफिकेशन बताई जाती है कि हिंदी के ऐसा सेंटेंस हैं जिनको हम प्रेजेंट सिंपल में रख सकते हैं। जैसे अगर हम इसकी पहचान की, आइडेंटिफिकेशन की बात करें, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं आईडी, यानी कि आइडेंटिफिकेशन, पहचान। प्रेजेंट सिंपल को पहचानने का कैसे? हिंदी सेंटेंस की बात है तो वर्ब के लास्ट में कुछ टीचर्स बताते हैं, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है और आप मीन्स वह खेलता है, वह गाती है, हम पढ़ते हैं और मैं सुबह घूमने के लिए जाता हूँ। These all type of sentences जो मैंने 4 एग्जाम्पल आपको हर एक कॉन्सेप्ट से दिए, वो सारे के सारे प्रेजेंट सिंपल में कैटेगराइज होंगे या इसमें आएंगे। ये बात बताई जाती है हिंदी मीडियम में इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ये सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आप किसी भी टेंस को स्टडी करो तो उस टेंस के बारे में आपको 3 तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक तो पहचान, जो मैंने आपको बता दी, जो ये होती है। अब आप कहीं भी आपको सेंटेंस इस टाइप का दिखे, दैट मींस वो प्रेजेंट सिंपल में आएगा, उसको आपको ट्रांसलेट करना है, तो आपको प्रेजेंट सिंपल के कुछ बेसिक नॉर्म्स, कुछ प्रिंसिपल्स, नियम, रूल्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हुए, उनको फॉलो करते हुए, उनको समझ कर आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। फर्स्ट का नॉलेज है। दूसरी अगर इसकी बात करें तो किसी भी टेंस में एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसका नाम होता है हेल्पिंग वर्ब, एक्चुअली जिसको शॉर्ट में कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमेशा ये डिसाइड करती है कि काम करने वाला, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन है। कौन है का मतलब आपको पर्टिकुलरली पता करना होता है। इंग्लिश में ग्रामर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जो होते हैं, यानी कि कार्य को करने वाले कर्ता जो होते हैं, एजेंट होते हैं, वो सिर्फ
दो कैटेगरी के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। यानी कि सिंगुलर मीन्स सिंगल एक वचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन यानी कि मोर देन वन, एक से ज्यादा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब जो है वो दो है, यानी दो ऐसे कॉन्सेप्ट है, दो ऐसे वर्ड है जो है डू एंड डज। ऑलरेडी बता देता हूं, डू इज यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट एंड डज इज यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। मीन्स डू का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और डज का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। यानी कि जब काम करने वाला सिंगल हो तब डज का यूज किया जाएगा, और काम करने वाला मोर देन वन यानी एक से ज्यादा हो तो सिंगल सी बात है, किसका यूज किया जाएगा? डू का। आई के साथ में आई इज एन एक्सेप्शन, आई एक अपवाद है, आई यानी कि मैं, उसके साथ हमेशा किसका यूज किया जाएगा? डू का। करेक्ट है। बट डियर स्टूडेंट्स, एक चीज और, डू और डज का यूज पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं किया जाता है, नॉट इन पॉजिटिव सेंटेंस, जो हम आगे स्टडी करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है अगर हम डिटेल में सेंटेंस पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक टेंस को पढ़ना तो उसको सेंटेंस में हम डिवाइड करके ही पढ़ सकते हैं विद एग्जांपल्स, उदाहरण के साथ में। तो इन दोनों का यूज डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं होता है। अब सेंटेंसेस क्या होता है ये भी हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब में आपको डू और डज बता दिया। अब आती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का काम मैंने आपको बता दिया। हेल्पिंग वर्ब में ये डिसाइड करती है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी कि काम करने वाला एक वचन है या फिर बहुवचन यानी कि मोर देन वन है। अब जो इसकी दूसरी चीज जो है वो है इसकी मेन वर्ब। दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसको शॉर्ट में एक्चुअली कहते हैं, इसको हम यूजुअली मेन वर्ब। जब हमने टेंस को स्टडी किया था मैंने कहा था वर्ब अपने आप को तीन भागों में डिवाइड करती है, खुद को तीन पार्ट्स में समय के हिसाब से डालती है, अपने आप को कन्वर्ट करती है, बदलते अपने फॉर्म बदल, इसको आप कहते हो वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो हम छोटे क्लासेस में थे तब हमें फॉर्म्स याद करने के लिए दी जाती थी होमवर्क में, क्या 10 वर्ब आ देते हैं आपको, जो हम जनरल पढ़ना, उठना, बैठना, खाना पीना, सोना, ये सारे वर्ब्स है। इनको इंग्लिश में इनके फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म को स्टडी करने का अलग कॉन्सेप्ट है वर्ब का। वर्ब किस तरीके से खुद को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है वो नेक्स्ट हमारा चैप्टर बनेगा। मेन वर्ब, मेन वर्ब का मींस वर्ब, वर्ब के यानी कि कार्य क्या हुआ सेंटेंस में, यानी कि सब्जेक्ट ने अगर वो सिंगुलर जो भी है उसने किया क्या है उसको कहते हैं मेन वर्ब। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, यानी कि आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करने की भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप कहां पर यूज कर सकते हैं, किन किन कंडीशंस में यूज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही यूज की जाती है। सेंटेंस में एक अलग छिपा हुआ अर्थ है। सब्जेक्ट के बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना तो वो सिर्फ पॉजिटिव में होगा। दैट मीन्स ये नहीं होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज सिर्फ पॉजिटिव होगा, इनमें नहीं होगा, यानी यहाँ पॉजिटिव नहीं है तो इसका मतलब नहीं यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर डू और डज का यूज नहीं होगा। जो वर्ब है वही मेन वर्ब है और वही हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगी, यानी कि आपकी वर्ब डिसाइड करेगी कि कर्ता आपका, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। बट इन स्टूडेंट्स एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या ईएस ऐड करना है। क्यों करना है? जब आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाओगे तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ना है। कौन सी कंडीशन पे? सिर्फ और सिर्फ तब जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी कि काम करने वाला सिंगुलर हो। आई आता है तो मैंने आपको कहा था डू का यूज किया जाता है। डू का यूज प्लूरल के लिए, डज का यूज सिंगुलर के लिए। इसको आप यूं भी कर सकते हैं इंफॉर्मेटिव नॉलेज के लिए। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या इज ऐड होती है। एस या इज ऐड होने का भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को आप अलग डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब मैंने आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ऐसे एस का भी यूज किया जाएगा उसी कंडीशन पे जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो।
अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, मतलब प्लूरल है, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अगर हम सेंटेंस को स्टडी करेंगे तो ये चीजें हम अंडरस्टैंड करेंगे, डिटेल में इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट हो गया। ये आपको मटेरियल नॉलेज में रखना है। इस मटेरियल के साथ में आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस को स्टडी कर सकते हैं। अभी मैं आपको जो एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा इसके बारे में, थोड़ी सी सामान्य जानकारी दूंगा, उसकी सहायता से आप सेंटेंसेस बनाना सीख सकते हैं। और सेंटेंसेस को बनाएंगे, सिंपल सी बात, आपको इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको आप ध्यान में रखें। अब मैं आपको सबसे पहले सेंटेंस के बारे में बताता हूँ। सेंटेंसेस क्या होते हैं? किसी भी टेंस को स्टडी करने के लिए सेंटेंस में डिवाइड करना होता है। मैं अपने हिसाब से किसी भी टेंस को बेसिक लेवल पे जब मैं पढ़ाता हूँ, ये स्टूडेंट्स, अगर आप टेंस पढ़ रहे हो तो आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सेंटेंसेस आपको कम से कम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी कम से कम उनको ट्रांसलेट करने की आपको नॉलेज होना चाहिए। इतना तो आप में टैलेंट होना ही चाहिए। किसी भी टेंस को स्टडी करने के लिए हम सेंटेंसेस में डिवाइड करते हैं। सेंटेंसेस की अगर आप बात करें तो बेसिकली सेंटेंस 6 कैटेगरी के होते हैं। कितने टाइप्स के? 6 टाइप्स के। कुछ इसको 2, 3, 4 अपने अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, बट अगर आपको डिटेल एंड कॉम्पैक्ट फुल आपको इसको पढ़ना है, दैट मीन्स हमारे सेंटेंसेस को 6 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट वन जो होता है उसको कहते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव का भी एक दूसरा नाम है जिसको कहा जाता है अफर्मेटिव। दूसरा जो टाइप है उसको कहा जाता है नेगेटिव। तीसरा जो टाइप है सेंटेंस का उसको कहा जाता है, इंटरोगेटिव, स्पेलिंग गलत ना हो। चौथा जो टाइप है वो कहलाता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसकी 5th कैटेगरी है वो कहलाती है WH इंटरोगेटिव। और इसकी लास्ट कैटेगरी है वो कहलाती है WH इंटरोगेटिव नेगेटिव। दैट मीन्स हमारे पास में 3 नेगेटिव सेंटेंस हो गए, नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव एंड WH इंटरोगेटिव नेगेटिव। ये जो है सेंटेंसेस हमें बनाने कम से कम आने चाहिए किसी भी टेंस को। फिलहाल हम आपने प्रेजेंट सिंपल की तो उसकी कैटेगरी है 6 टाइप के सेंटेंस में आप इनको डिवाइड करेंगे। अगर हम 6 टाइप में डिवाइड करेंगे तो अपना फर्स्ट जो टाइटल बनेगा वो होगा पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखिए आप किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, इनको आप ध्यान से देखिए। अगर आपको इसमें लिखने में, रिटर्न में कोई दिक्कत है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप इसके बारे में। अब देखिए, अगर फर्स्ट कैटेगरी हम टेंस की बात करें तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट कैटेगरी अभी हमने लिखी थी। फर्स्ट जो टाइप है इसका वो कहलाता है पॉजिटिव सेंटेंस। ये स्टूडेंट्स, इतनी इंफॉर्मेशन के बाद में अगर हम फर्स्ट टाइप के सेंटेंस पे आते हैं जिसका नाम है पॉजिटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइटल बनता है बड़े नॉर्मल सेंटेंसेस है, सीधे सीधे जो हम डे टू डे लाइफ में रोज काम करते हैं। हम सुबह जल्दी उठते हैं, हम खेलने के लिए जाते हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम चाय पीते हैं, टीवी देखते हैं, जो दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाते हैं या खेलते हैं। ये जो मैं सारे सेंटेंसेस बोले थे वो सारे के सारे इसमें आते हैं प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंसेस में। इनको मैंने अभी दूसरा नाम भी बताया था अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इनको अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे तो उनको स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट जो है, यानी कि व्याकरण के जो जो सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज होंगे। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की, फॉर्मूला या सूत्र की बात करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जैसे होते हैं जिनको सूत्र बताया जाता है, इसका फॉर्मूला बताया जाता है, तब वो उसको स्टडी करते हैं। अब अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करेगी। फर्स्ट फॉर्म के बाद में आपको एस या एस उसी कंडीशन में जोड़ना है यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। इसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी कि और भी कोई एक्टिविटी है तो, एंड आफ्टर ऑल अदर। अब इसको लेकर के मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस टाइप के सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे तो आप लो क्वालिटी के, लो स्टैंडर्ड के जो आपकी बुक्स में दे रखे हैं वो सेंटेंसेस नहीं, बल्कि आपसे रिलेटेड कोई ऐसी एक्टिविटी है जो आप करते हैं उनको आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कोई कार्य करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, दैट मीन्स मेरे उठने का कार्य ऑब्वियसली मैं ही करता हूं। सिंपल सी बात है, अगर ऐसा आप अपने फ्रेंड को इंग्लिश में कहोगे तो कैसे कहोगे? तो उसका इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश होगी आई गेट अप एट 5 o'clock in the morning. That is English. I like music. Sometimes I go to play cricket with my friends. ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। मैंने एक सेंटेंस आपको गाइडलाइन दी है, इसकी हेल्प से आप एटलीस्ट प्रत्येक सेंटेंस के कम से कम आपको 5 सेंटेंसेस बनाने चाहिए। पॉजिटिव सेंटेंस मैंने दिया है तो आप पॉजिटिव सेंटेंस कम से कम 5 बनाए। एक मैंने आपको दे रखा है, आप 4 इसके साथ इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। ध्यान रखें, हर सेंटेंस का सब्जेक्ट चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें आई लिया है, दूसरे में मैं शी ले सकता हूं, जैसे शी स्पीक्स हिंदी एट होम, वो घर पर हिंदी बोलते हैं। वेरी सिंपल, इसका सब्जेक्ट हमने चेंज किया, दूसरे सब्जेक्ट भी चेंज हो सकते हैं। वो नाउन हो सकता है, वो प्रोनाउन हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, मम्मी पापा, हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड, आपका फ्रेंड का नाम कोई भी हो सकता है। उनको आप प्रोनाउन भी लिख सकते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अगर आपको सेंटेंस प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंस प्रैक्टिस तो आपको करनी ही चाहिए अगर आपको टेंस का बेटर नॉलेज लेना है तो। बिना सेंटेंस प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मान लो आपको इंग्लिश का लेसन पढ़ाया गया है क्लास में और वही उस पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कोई क्वेश्चन आपने उस लेसन से आपने पूछ लिए तो आप एग्जैक्टली ऐसा तो है नहीं कि आपने पूरा का पूरा आंसर जो है वो रट लिया है। फिर आपको जो उसमें इंसिडेंट, जो घटनाएं घटी थी, उनको आपको ट्रांसलेट कर करके उसका आंसर देना। दैट्स वेरी सिंपल। उसके लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो मेरी एक सजेशन है आपसे कि हर सेंटेंस जो आप बनाओ उसका सब्जेक्ट अलग अलग होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद में उसका वर्ब अलग अलग होना चाहिए। जैसे मैंने पहले में उठना, गेट अप, सेकंड में स्पीक, बोलना, सिंपल सी बात है। चेंज करना है, वर्ब एंड सब्जेक्ट हर सेंटेंस में अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। दूसरी बात, वर्ब का अगर हम यहाँ देखेंगे तो अपने सूत्र की बात करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी होना है। नोटिस क्या होगा आपने कि सेकंड में स्पीक्स आया है, फर्स्ट में गेट ही आया है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट आई प्लूरल कंसीडर किया जाता है, इसके साथ उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। सेकंड में हमने सब्जेक्ट सिंगुलर यूज किया, इस स्पीक के साथ हमने एस जोड़ा है। एस भी जुड़ता है लेकिन उसकी कुछ अलग वर्ब्स है, उसके ईएस जोड़ने के अलग रूल्स हैं, नियम है, उसके हिसाब से ही वो जुड़ती है। तो डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव सेंटेंसेस क्लियर हो गए। इसी टाइप में हम नेक्स्ट में नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव एंड डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव नेगेटिव, मैं आपको इसके सब सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर अभी बता देता हूं कि किस सेंटेंस में कौन सा कॉन्सेप्ट कहां पर आएगा। पहला मैंने आपको बताया था पॉजिटिव सेंटेंस। अब अगला हम बात करें जो सेंटेंस है नेगेटिव। आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर या किस चीजों के साथ आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं तो वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में डू या फिर डज आएगा। आपको पता है डू किसके साथ में, डज किसके साथ में।
फिर आपको क्या ऐड करना है, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड फिर अदर। इसके भी आप कम से कम 5 सेंटेंसेस बनाइए, बिना किसी की हेल्प के खुद बनाइए। थर्ड वन जो है वो कहलाता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न चेंज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में सब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन पे आता है, लेकिन इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू या डज को सबसे पहले आपको लगाना है। दूसरी पोजीशन पे आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगी आपकी फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कोई एडिशनल चीज है तो वो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर आप इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले डू या डज तो आएगा ही आएगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर क्वेश्चन मार्क। इसमें कुछ ऐसे भी चेंज किया जा सकता है, डू या डज के बाद में जस्ट आप नोट लगा सकते हैं। उसके लिए आपको डू और डज को कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी कि आप डू के साथ नोट ऐड कर रहे हैं तो उसको आप नोट लिख सकते हैं, डज के साथ नोट ऐड करना है तो आप डजंट लिख सकते हैं। ये हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब जो ज्यादातर यूज होते हैं वो कैटेगरी है WH इंटरोगेटिव की। सबसे पहले WH वर्ड। WH वर्ड क्या होता है हिंदी में, जैसे क्या, कौन, कब, कैसे, कहाँ, कितना, किस प्रकार से, जैसे why, when, where, how much, how long, how many, these all words are called WH words। ये सेंटेंस में कहीं ये बीच में, जैसे मैं क्या पढ़ता हूँ, what I study, मैं क्या पढ़ता हूँ, क्या आते ही what आ गया, और अगर ऐसा सेंटेंस है क्या मैं पढ़ता हूँ, तो ये WH इंटरोगेटिव नहीं है, ये सिर्फ जनरल इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसके लिए सबसे पहले डू आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई स्टडी, मैं क्या पढ़ता हूँ, व्हाट डू आई स्टडी, ठीक है ना। इसके बाद में WH इंटरोगेटिव, WH वर्ड सबसे पहले, WH वर्ड के बाद में आपको लगाना है डू या डज, फिर लगाना है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट एंड फाइनल WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सेम स्ट्रक्चर वही, सिर्फ आपको सब्जेक्ट के आगे नोट लगा देना है, यानी कि चौथी पोजीशन पे आपका नोट आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो, क्यों वर्ड आ गया, नो नहीं जाते, तो दैट मींस व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, ये हो जाएगा आपका WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। मैंने शॉर्ट में एब्रिविएशन फॉर्म में आपको सब टाइप के सेंटेंसेस बताए हैं। इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने किसी भी टाइप का क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट है वो आप तक पहुंचा सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई मिल जाएगा। आपकी इंफॉर्मेशन इसी प्रेजेंट सिंपल टेंस की इसी तरीके से हम पर डे हर एक टेंस को स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको बता रखा है सिर्फ टेंसेस के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन। जो दूसरा डायमेंशन है टेंस का, यानी कि टेंस का दूसरा पक्ष है वो होता है यूज, जो सब कॉम्पिटिशन एग्जाम में और आपके बोर्ड क्लास में जो क्वेश्चन किया जाएगा वो यूज से रिलेटेड ही है। ये तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप उस स्टेप तक जा सकते हैं। ये नॉर्मल और बेसिक स्टेप था, इसके जरिए आप किसी भी सेंटेंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। दूसरी बात, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन रट नहीं सकते, ये तो सबको पता भी है। काफी बड़े क्वेश्चन है और रटना नहीं भी चाहिए, पूरा अंडरस्टैंड करने के बाद में किसी का आंसर का रिप्लाई देना चाहिए, उसका आंसर देना चाहिए क्वेश्चन का। ये थी प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट टेंस यानी प्रेजेंट का सेकंड पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। होमवर्क में आप इनको किसी भी रिलेटेड एग्जाम्पल से, जो मैंने आपको बता रखा है उस पैटर्न पे आप किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी पैटर्न से जो एक्टिविटी आपसे जुड़ी हुई है उसके आधार पर आप प्रत्येक के कम से कम हर एक सेंटेंस के कम से कम 4 या 5 सेंटेंसेस आप रोज बनाएं। यदि आपको
ये इंफॉर्मेशन आपके लिए नॉलेजेबल लगी, आपको ज्ञानवर्धक लगी, तो आप हम तक जरूर मैसेज को कीजिए। और अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठ करके, आप अपने क्लासमेट के साथ बैठ करके, आपके फैमिली में, आपके फ्रेंडशिप में कोई भी स्टूडेंट है तो साथ में बैठ करके आप इस इंफॉर्मेशन का यूज कीजिए और कुछ यूटिलाइज टाइम का करते हुए इनको आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे एट होम। थैंक यू।